Hello student, this side Shwani Sharma and welcome you all in Calvin once again, and today we are going to discuss about the chapter from class 10 biology, which is our environment. What is the meaning of environment? What do you understand by the meaning of environment? What is food web, food chain and biological magnification, trophic level? These are the main terms which we are going to discuss today. क्लियर? आज हम इस चैप्टर को एक ही शॉर्ट में खत्म कर देंगे सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज द चैप्टर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड वन important थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, this chapter is not important for the students who are preparing for the board examination. मीन्स 10th स्टूडेंट्स के अलावा ये चैप्टर जनरली सबको पता होना चाहिए, जैसे लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी, because we all are living in this environment and we should know the each and every things related to this. So watch this and like the video and share the video further. Clear? तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में. सबसे पहले हम इन्हीं दो शब्दों को ही समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एनवायरनमेंट. आर एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण. क्या होता है हमारा पर्यावरण? वट एवर वी इज प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग इज नोन एज आर एनवायरनमेंट. जो भी कुछ हमारे आसपास प्रेजेंट है वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट. इट कुड बी द लिविंग थिंग्स और द नॉन लिविंग थिंग्स. या तो वो लिविंग होंगी या वो नॉन लिविंग होंगी, और तो कोई नहीं आ जाएगा ना यहाँ पर. ठीक है. और जब इसमें एक और टर्म आती है वो है हमारा इकोसिस्टम. जब हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जब इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम. बिफोर गोइंग अहेड, जस्ट अब हम क्या करते हैं, ये दो चीजें और समझ लेते हैं, जो है हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है एंड इकोलॉजी क्या होती है. ये मैंने इसीलिए बताया है आपको ताकि जो भी बच्चों को इस कंफ्यूजन होती है कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है एंड एनवायरनमेंट का मतलब होता है, तो उसको क्लियर कर सकें. ठीक है. सबसे पहले इसमें आती है हमारी वर्ड जो है हमारा एनवायरनमेंट. जो हमें तो पता चल गया एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है. Environment refer to the interaction between the physical, chemical and the biological components. Environment क्या है? ये सारी चीजें environment है हमारा. and इसमें include क्या होता है? like pollution हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया. जो भी चीजें इस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, जो भी फैक्टर्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, इट कुड बी द इंटरनल फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स. क्लियर? नाउ इकोलॉजी, द स्टडी, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. द इकोलॉजिकल इशू इंक्लूड पॉपुलेशन साइज, डाइवर्सिटी. लाइक कैसे अभी पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में, लाइफ प्रोसेस क्या हो रहा है, अडेप्टेशन क्या होती है. जब हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको समझते हैं, इन सारी चीज़ों को, वो किस में आती है? हमारी इकोलॉजी में. अब हम इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में? इकोसिस्टम के बारे में. आप इस बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी इमेज को देख सकते हैं और यही क्या है? हमारा इकोसिस्टम. अब क्या सिर्फ यही एक इकोसिस्टम है जो प्रेजेंट है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का? नहीं. देयर आर द मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉन्ड के इकोसिस्टम की. ठीक है. अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स. ये क्या है? लिविंग फैक्टर्स है. ठीक है. ये भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है. ये क्या है? लिविंग है. इसी तरह से यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इन सारी चीजों का. ये चीजें आपस में मिलकर कुछ कर रही हैं. ठीक है. आई थिंक नाउ इट्स विजिबल टू ऑल. अब ये क्या हो गया? हमारा इकोसिस्टम. अब जब इकोसिस्टम में हम बात करते हैं, एक बार इसको भी समझ लेते हैं टर्म को. इकोसिस्टम इंक्लूड द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. अभी हमने क्या देखा था कि जब बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एक साथ में इंटरेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम. In a given area, all the living things such as plant, animals
organism interacting with each other and also with their non-living like weather, earth, sun, soil. क्या हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर मैं लिविंग कंपोनेंट्स हूँ तो क्या मैं सन, लाइट, सॉइल, अर्थ, क्या मैं एग्जिस्ट करूँगी? नहीं कर सकती। मेरी एग्जिस्टेंस में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो इन दोनों के इंटरेक्शन से ही क्या होता है? सारा फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम में आगे जो आते हैं हमारे टाइप्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इकोसिस्टम जैसे जैसे आप जगह बदल सकते हैं वैसे वैसे आपका इकोसिस्टम भी चेंज होता चला जाएगा। लाइक पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, लेक भी एक इकोसिस्टम है एंड एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, अब हम जैसे बात कर सकते हैं लाइक ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहाँ पे भी अलग अलग कंपोनेंट्स है। जैसे जैसे हमारी जगह बदलती जाती है, जैसे जैसे प्लेसेस चेंज होते जाती है, तो वहाँ के जो लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। क्या जितने लिविंग फैक्टर्स इस रूम में प्रेजेंट है क्या वो बाहर भी प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि वहाँ का जगह बिल्कुल अलग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लिविंग फैक्टर विल बी प्रेजेंट। क्लियर? जैसे ग्रासलैंड है, अब इसके फैक्टर्स बिल्कुल अलग है। माउंटेन है, यहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल अलग है। लाइक फ्रेश वाटर्स है, यहाँ पर है मराइन है, यहाँ पे सारी चीज़ें सब जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती। जैसे जैसे जगह हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स भी चेंज होते चले जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी हमने किस चीज के बारे में बात करी थी? दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हैं जो हैं हमारे बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक मींस नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं। जैसे इसमें आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। आइए अब इनको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइक प्लांट्स, प्रोटिस्ट्स, एनिमल्स, आर्चिया, बैक्टीरिया, फंजाइज, ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स, लिविंग फैक्टर्स। और जो चीजें हैं एयर, सैलिनिटी, सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, पीएच एंड ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें क्या है हमारी? नॉन लिविंग। अब क्या ये वाले फैक्टर्स इनके बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नो, नहीं कर सकते। अगर प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या चाहिए? उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एयर भी जरूरी है, सॉइल भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, नमी भी जरूरी है, टेम्परेचर भी जरूरी है। मतलब जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स के मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं किस पे? इन सारी चीजों पे। क्लियर? नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट। जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, अभी मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको किस में पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब हमने बात करी थी बायोटिक कंपोनेंट्स की, लिविंग कंपोनेंट्स की, तो इसमें क्या आता है? प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है एंड डिकम्पोजर। जैसे आप इन वर्ड से ही समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर मीन्स जो कुछ प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, सिंथेसाइज खुद करता है अपना फूड, वो क्या है? हमारा प्रोड्यूसर। इसको हम एक वर्ड और देते हैं, वो क्या है? हमारा ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो खुद से खाना बनाता है। ठीक है, एंड कंज्यूमर मतलब कोई चीज कंज्यूम कर रहा है। ये कॉमर्स वाला कंज्यूमर नहीं है, बायो वाला कंज्यूमर है। क्लियर? लाइक जब प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस करता है, लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया है कि जब मूवी प्रोड्यूस होगी प्रोड्यूसर के थ्रू, देन ही हम उसको कंज्यूम मतलब देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज बनेगी ही नहीं तो हम उसको देखेंगे क्या और खाएंगे क्या? अगर खाना नहीं बनेगा तो हम उसके खाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती है? हमारी कंज्यूमर में। कंज्यूमर क्या होता है? जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड एंड एनर्जी के लिए। एंड इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को
खातर है, जिसमें हमारे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर अब जो कंज्यूमर हैं ये भी हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं। अब जैसे हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं। अब जैसे हम बात कर सकते हैं हर्बीवोर्स। अब भाई मेरी मर्जी है ना कि मेरे को क्या करना है, मेरी चॉइस है कि अब प्रोड्यूसर ने तो खाना बना लिया, अब मेरी मर्जी है ना कि मैं उसे खाऊंगी नहीं खाऊंगी। अब वो वेज बना है नहीं बना है, वो नॉन वेज बना है, अब ये तो मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से कंज्यूमर भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स को फीड करते हैं, जब उनको प्लांट्स को खाते हैं। एक होते हैं कार्निवोर्स जो सिर्फ ओनली एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। और एक होते हैं जो मिल जाए सही है, खाने को मिलना चाहिए भाई। ये क्या करते हैं? कैन ईट प्लांट मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट, इनको जो मिल जाए जैसा इनका मन करे वो खा सकते हैं। ठीक है, ओनली प्लांट्स एनिमल्स में हमारे आते हैं लायंस। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको इसका। एंड जो कुछ भी खा लेते हैं ओमनीवोर्स में आते हैं हम ह्यूमन, जो मिल जाए सही है यार, चॉइस पे डिपेंड करता है। आज वेज खाने का मन है, आज पनीर खाने का मन है, आज चिकन खाने का मन है, जो भी चीज़ें, ठीक है, डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड सिचुएशन। हर्बीवोर्स वो क्या है? ओनली प्लांट को जो फीड करते हैं, जिसमें हमारे आती हैं काऊ। ठीक है, आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा है कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर में आते हैं कौन कौन? प्रोड्यूसर में आते हैं हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो किस में आते हैं? प्रोड्यूसर में। ये क्या करते हैं? अपना खाना अपने आप सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड देन हमारे आते हैं कंज्यूमर, जो इनका खाना जो ये बनाते हैं इतनी मेहनत से, वो क्या करते हैं? ये खा जाते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिकम्पोजर्स। ये कौन होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनको भी फीड कर लेते हैं व्हेन दे आर डेड। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने डिटेल में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है। जैसे डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन एनर्जी थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस मींस विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइक प्लांट, ऑल द लाइफ ऑन अर्थ इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द, किस में आते हैं? ये डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि अगर खाना बनेगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? इट मीन्स जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी कुछ प्रेजेंट है, वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। प्रोड्यूसर कौन होते हैं हमारे? इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होती है और उसमें प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है और उसमें ये फर्स्ट प्लेस कैसे मिलता है इनको। ठीक है, अब आता है हमारा कंज्यूमर के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखो कितने अच्छे से खाना में लगे पड़े हैं अपना। ठीक है, कंज्यूमर क्या होते हैं? जो खाना खाते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये क्या कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रोड्यूसर। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी मैंने बताए थे 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जो एक सिर्फ प्लांट को खाता है, जो एक एनिमल को खाता है और जो दोनों को खाता है। जैसे ये लगा पड़ा है चिकन लेग पीस और चिकन पीस खाने में। इन मैडम को सैलेड पसंद था और आज इनका मूड था कुछ हेल्दी खाने का, तो ये सैलेड खा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर के बारे में। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। जितना भी चीजें अब बची हैं, पोल्यूशन को, पॉपुलेशन को सही करने में, साफ करने में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। इस वर्ड को आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यही आपका क्वेश्चन बनाता है कि डिकम्पोजर क्या रोल क्या होता है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन बन गया एक। और आप देखेंगे जितने भी PYQs देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर से डेफिनेटली एंड 101% 3 मार्क्स से तक क्वेश्चन आ जाता है आपका।
ठीक है, इसमें आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली कभी नहीं पूछता कि डिकम्पोजर क्या होते हैं, ये पूछता है कि इनका रोल क्या होता है, ये क्लीनिंग कैसे मेंटेन करते हैं, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेंगे देन क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल दे पुट न्यूट्रिशन बैक इनटू द सॉइल। अब इसमें एक लाइन और आती है, डिकम्पोजर को क्या बोलते हैं हम, मिनरलाइजर। क्या बोलते हैं, मिनरलाइजर। क्यों बोलते हैं इनको मिनरलाइजर, क्यों बोला जाता है इनको मिनरलाइजर, बिकॉज क्या करते हैं, व्हेन दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स दे कंज्यूम देयर न्यूट्रिशन एंड गेट बैक इनटू द सॉइल। ये सारी चीजें उसको, मिट्टी को वापस दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे, एंड क्या करते हैं, जब ये मिट्टी में मिलते हैं, सॉइल के पास जाते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको वापस कर देते हैं। तो मतलब क्या करा, सॉइल को मिनरलाइज भी कर दिया। क्लियर, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि डीकम्पोज चीजें होती कैसे हैं। हम सभी ने देखा है अपने घर में कि जब भी कोई भी चीज बहुत टाइम तक रख दो या छोड़ दो, मतलब सड़ने गलने रोटन होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोज। अब आप एक एप्पल को देख सकते हैं, ये बहुत टाइम तक ऐसे ही रखा हुआ था, अब इसने क्या कर दिया, डीकम्पोज, मतलब जो इसके आसपास जो बैक्टीरियाज थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, अब वो इसको फीड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये माउस की छोटे से चूहे की डेड बॉडी है, अब इसने क्या करा, डीकम्पोजर ने इसको फीड कर लिया। अब इन्होंने क्या करा, सारे के सारी चीजें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसमें से एब्जॉर्ब करे थे, किसको दे दिए वापस, सॉइल को दे दिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको, हम एक लाइन यूज करते हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। सो एग्जैक्टली दिस वर्ड इज यूज्ड हेयर, कि मिट्टी में ही हम सारी चीजों को मिल जाना है, क्योंकि हम सारी चीजें वहीं से ही प्रोड्यूस होती हैं, वहीं पर ही खत्म हो जाती हैं। सो मूव अहेड, अब जितने भी हमने टॉपिक पढ़े थे, अब उससे रिलेटेड एक बार PYQs देख लेते हैं। ठीक है, कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है, ये सब भी देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको एग्जैक्टली आंसर किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है, व्हाई लेक इज कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल इकोसिस्टम। लेक को नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है। नेचुरल जहां वर्ड आ जाता है, मतलब जो एज इट इज हमें गॉड गिफ्ट है उसको लिए हम यूज करते हैं, एंड आर्टिफिशियल वर्ड आता है, मतलब जहां हम लोगों ने अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नेचुरल इकोसिस्टम में। अब वो कह रहा है कि लेक को क्यों कंसिडर कर, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए लेक को नेचुरल इकोसिस्टम बोला जाता है। एंड जो हमारा आता है नेक्स्ट, आप इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये ग्रो भी कर रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, एज वेल एज ये क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरेक्ट नहीं होता है, ये सारी चीजें अपने आप ही चल रही हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि एक्वेरियम को हमें बार बार साफ करना पड़ता है, बट लेक्स एंड पॉन्ड को नहीं करना पड़ता, क्लीनिंग की मीन्स नीड नहीं पड़ती, क्योंकि लेक्स एंड पॉन्ड में नेचुरली डिकम्पोजर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड सारी चीजें नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। बट जो एक्वेरियम होता है वो क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल होता है, वो हमने बनाया है, उसमें हमने सारी चीजें प्रेजेंट नहीं करी है, उसमें ना ही सिर्फ प्रोड्यूसर प्रेजेंट होगा या कंज्यूमर प्रेजेंट होगा, डिकम्पोजर नहीं होगा, मतलब तीनों में से एक कुछ ना कुछ एब्सेंट रहता ही है। इसीलिए ही हम लेक को क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें तीनों चीजें प्रेजेंट हैं एंड ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे नोन एज प्रोड्यूसर्स।
ठीक है। अब इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब CO2 एंड H2A की प्रेजेंस में, मींस सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसकी वजह से ये अपना खाना क्या कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाई डू प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन। अब इस क्वेश्चन को हम उसमें पढ़ेंगे जब हम ट्रॉफिक लेवल को कवर करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी से। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर। क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या कर रहे हैं, जितना भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उसको फीड कर रहे हैं, इसी वजह से इनको डिकम्पोजर बोला जाता है। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड द डिकम्पोजर बिकॉज दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब लाइक दिस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन कर दिया इन्होंने, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में। इसको छोटे छोटे, मतलब बहुत इतना खाया कि अब उसके कितने बच गए, छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं अब आपसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, वो है, आप सभी को पता है कि कैल्विन ने अपना PYQ लॉन्च करा है। इसको क्या हुआ है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, लास्ट 10 ईयर की आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं इसमें। एंड आपको क्या मिल रहा है इसमें, बताइए जल्दी से, क्या मिल रहा है आपको इसमें, एक बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है कि आपको हम इसी जगह, यहीं, जैसे मैं अभी आपको ये चीज़ बता रही हूँ वैसे ही मैंने आपको और हमारी सारी फैकल्टी ने आपको इसी तरह, इसी बोर्ड, इसी पेन के साथ में सब कुछ सॉल्व कराया है। सारे सॉल्यूशन मार्किंग स्कीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ आपको इन डिटेल मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए और हमारी ऐप से इस PYP पैकेज को जल्दी से बाय कर लीजिए ताकि मौका निकल ना जाए। एंड 10 रुपये में सारे चैप्टर आपको मिल रहे हैं, पर चैप्टर आपको 10 रुपीज़ मिल रहा है। एंड आपको क्या मिल रहा है, 99 रुपीज़ में आपको पूरे सब्जेक्ट मिल रहा है, लाइक मैथ्स एंड साइंस अगर आपको खरीदना है तो 99। एंड बहुत सारी चीज़ें, एक बार जाइए चेक करिए, इवन आपको डेमो भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज़ें सिर्फ 10th के लिए नहीं थी, 12th के लिए भी है। 12th के स्टूडेंट्स को भी हमने छोड़ा नहीं है, उनको भी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, HD वीडियोस, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। क्लासरूम नोट्स मिल रहे हैं आपको, सॉल्व पेपर मिल रहे हैं 10 ईयर के ओनली 10 रुपीज़, 10 ईयर के ओनली 10 रुपीज़ में, एंड 99 में कंप्लीट चैप्टर। तो जल्दी से जाइए एंड इसको ले लीजिए, ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने आगे के टॉपिक पे, जो है हमारा फूड चेन। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं इस फूड चेन के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर क्या होता है, अभी हमने बात करी थी, 3 ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो है हमारा प्रोड्यूसर, जो होता है हमारा कंज्यूमर, एंड हमारा डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो खुद से खाना बनाता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर क्या होता है, जो डिपेंड होता है प्रोड्यूसर के ऊपर फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। एंड डिकम्पोजर क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। अब फूड चेन में हम सीक्वेंस पढ़ेंगे कि कौन एग्जैक्टली खाता किसको है। लाइक चेन से हम समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह का, जो चीजें एक ही डायरेक्शन में चल रही है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्रोड्यूसर। जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तब भी मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी, क्या होती है, प्रोड्यूसर किस में आएगा, सबसे पहला प्लेस होता है किसमें, फूड चेन में एंड ट्रॉफिक लेवल में। फूड चेन पर तो आ गए, ट्रॉफिक लेवल पे भी जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, हमारा जो चीज़ है पहले इसको, लाइक जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको जब कोई फीड कर रहा है सबसे पहले, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें कितने भी हो सकते हैं, 4 to 5 मैक्सिमम इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या तो 4 होंगे ऑर्गेनिजम्स या 5 होंगे, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की। देन अब हमारा क्या हुआ, सीक्वेंस चल रहा है। अब हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जाएंगे उसी तरह से हम उनको नाम देते चले जाते हैं। लाइक प्रोड्यूसर हो गया सबसे पहले, देन हमारा प्राइमरी कंज्यूमर फर्स्ट हो गया, ठीक है, फिर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर हमारा टर्शरी कंज्यूमर हो गया स्नेक,
फिर हमारा फाइनल कंज्यूमर जिसको हम टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, देन हमारा डिकम्पोजर, जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जब ये सब डेड एंड डिकेइंग हो जाएंगे, देन इनको कौन फीड करने वाला है, हमारा डिकम्पोजर। क्लियर? आई होप ये फूड चेन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार हम इन सारी चीजों को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे फूड चेन में क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं फूड चेन की। हमने बात कर ली कि ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं फूड वेब की। किसकी बात कर रहे हैं? फूड वेब की। क्लियर? अब इसमें क्या है, जैसे वेब से हम समझ सकते हैं कि जाल बन रहा है कोई। वेब से हम क्या समझ सकते हैं, अब जैसे जब बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फूड वेब। क्लियर? अब क्या है फूड वेब में, आप जैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर है, बट जब इसको ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे देन ये इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, मीन्स सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा कि कौन किसको खाएगा। मतलब ये फ्लो ऐसे एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, अब ये सारी डायरेक्शनों में घूम रहा है। अब इसका मन है ये भी खाने का, ये भी खाने का, और इसका मन है अब इसको भी खा लूँ, इसको भी खा लूँ। तो बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक कर रही है। क्या कर रही है? इंटरलिंक कर रही हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? फूड वेब। क्लियर? अब इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि फूड चेन को जब मैं लेवल्स में डिफाइन कर दूं, लाइक ये फूड चेन है, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है। अब क्या मैं इनको ऐसे भी बोल सकती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ? हाँ जी, बोल सकती हूँ। अगर मैं अपनी फूड चेन को लेवल्स में डिफाइन कर दूं तो उसी को ही तो ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं, तो उसी को ही तो हम ट्रॉफिक लेवल बोल रहे हैं। जब मैंने अपनी फूड चेन को लेवल्स में डिफाइन कर दिया तो दिस इज नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं। लाइक अब जो मेरी ट्रॉफिक लेवल है, मैं इसको इस पिरामिड की शेप दे सकती हूं। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। ठीक है, अब इसमें मुझे पता है कि सबसे बड़ा प्लेस किसका होगा? प्रोड्यूसर का होगा। क्यों होगा प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा प्लेस? हाँ जी, चलिए इसी को ही समझ लेते हैं। अब ये क्या है? हमारा प्रोड्यूसर है, देन हमारा आता है हमारा कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेस जो है ट्रॉफिक लेवल में वो प्रोड्यूसर ही को क्यों मिला है? क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ दीज आर द ओनली वन हु सिंथेसाइज द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये खाना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्या हमारा रेस्ट ऑफ द फूड चेन फॉलो होगा? क्या हमारे ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलेगा, सप्लाई होगा आगे? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी वजह से इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि व्हाट आर द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का वर्ड मैंने आपको समझाया था, क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि व्हाट आर द ऑटोट्रॉफ्स, और किसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर? नो। यही एक क्वेश्चन बन गया जिसका आप आंसर था, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर आर द ओनली वन, बिकॉज प्राइमरी प्रोड्यूसर आर द ओनली वन who make the usable energy coming from the sun in a proper way. Clear? नेक्स्ट अब हमारा आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स में डिफरेंस भी पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और बन गया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स में आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा आपसे? व्हाट आर द ऑटोट्रॉफ्स?
आपको आंसर क्या करना है कि कंज्यूमर क्या थे, वही सेम आंसर करना है, हु कांट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है? फीड ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं हम इनको, कैसे बोल सकते हैं कार्निवोर्स? जो हमारा टॉप का कंज्यूमर होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्निवोर्स भी तो बोल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रॉफिक लेवल आर हेल्पफुल। अब ये पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रॉफिक लेवल, क्वेश्चन बन गया हमारा यही। बिकॉज दे अलाउ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एंड डिफेंड द स्टेप वाइज स्टेप फूड चेन को कैसे फॉलो कर रहा है, कौन सा हमारा फीडिंग पैटर्न है, ये सारी चीजें कौन बता रहा है? हमारा ट्रॉफिक लेवल। किस वे में हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी लेवल हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है, इन सारी चीजों का भी हम एक बार और पढ़ने वाले हैं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब हम इसमें बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। अब हम इन सारी चीजों को कैसे पढ़ेंगे? एनर्जी फ्लो, 10% लॉ, फूड चेन, फूड वेब, ट्रैफिक लेवल, ये सारी चीजें हम एक ही बार समराइज करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक हमारा फूड में प्रोड्यूसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया कंज्यूमर, जिसको मैं प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा आया सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, या इसको हम टॉप कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये क्या है हमारी फूड चेन। क्या है? फूड चेन। अब मैं इसमें बात करूंगी ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। और किस बारे में बात करने वाली हूं मैं आपसे अब इसमें? एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ठीक है, और किसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूं अब? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है मेरी? 10% लॉ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब इन सारी चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। ट्रॉफिक लेवल, ये मेरी फूड चेन है, मैंने इसको लेवल्स में डिफाइन कर दिया, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मेरे लेवल्स में डिफाइन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अब मैं इसमें बात करने वाली हूं एनर्जी फ्लो। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि जो मेरी डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शनल रहेगी, क्योंकि फ्लो ऑफ द एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लाइक जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है क्या वही सारे फूड चेन में ट्रांसफर होगी? कैसे होगी, क्यों होगी, कितनी होगी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लाइक अब इसके पास में कितनी है? 100% एनर्जी, जैसा अभी हमने ट्रॉफिक लेवल में देखा था। प्रोड्यूसर के पास क्या है? हमारी 100% एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा है? सिंथेसाइज करा है एंड द मेनली ओन सोर्स, यही एक लौता एक ऐसा सोर्स है जो सन की जितनी भी एनर्जी है उसको यूज कर सकता है एंड ट्रांसफर करता है फर्दर फूड चेन में। क्लियर? अब इसके पास में 100% एनर्जी है। अब इसके पास जितनी एनर्जी है क्या ये सारी ही फूड चेन में फ्लो जाएगी? नहीं जाएगी। ओनली 10% एनर्जी विल बी फ्लो फर्दर। क्यों? अब इसमें हम ये रूल पढ़ेंगे 10% लॉ का, क्योंकि 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी इस ऑर्गेनिजम्स को खुद भी तो चाहिए। 90% एनर्जी अपने बॉडी फंक्शनिंग को, स्टोरेज को, सारी चीज़ों के लिए इसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो 90% एनर्जी ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ओनली 10% एनर्जी स्टोर करते हैं, किस में? अपने फ्लश में। और यही 10% एनर्जी फर्दर हमारी फूड चेन में ट्रांसफर होती है। यही हमारा 10% लॉ है जो हमें बताता है कि ओनली 10% एनर्जी विल बी फ्लो फर्दर इन द फूड चेन, बिकॉज रेस्ट ऑफ द 90% एनर्जी क्या करती है? यूज हो जाती है इन देयर
फंक्शनिंग एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस में, इसके सारे प्रोसेसेस में। एंड ओनली 10% एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज ट्रांसफर फर्दर। क्लियर। इसी तरह से अब इसने भी अपना, प्रोड्यूसर ने भी काम करा, खाना खाया, सब कुछ करा, खाना बनाया, इसको भी मेहनत लगी, ठीक है। इसने क्या करा, अपनी 90% एनर्जी यूज कर ली, 10% स्टोर कर ली। नेक्स्ट अब हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं। अब इसने क्या करा, इसको 10% एनर्जी इसकी मिली, क्योंकि इसने 10% ही तो स्टोर करी थी। कंज्यूमर ने जब प्रोड्यूसर को खाया, देन इसके पास भी 90% एनर्जी इसने खाने में, खाना ढूंढने में, सब कुछ में लगा दी अपनी, कंज्यूमर ने अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस में। एंड ओनली 10% एनर्जी इसने भी स्टोर करी, ठीक है। किसने, अपने फ्लैश में स्टोर कर ली इसने 10% एनर्जी, और यही हमारी किस में ट्रांसफर हुई, नेक्स्ट हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसमें ट्रांसफर हुई। इसी तरह से हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ओनली 10% हो रही है, बाकी की रेस्ट ऑफ द 90% एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। यही है हमारा 10% लॉ। नेक्स्ट अब इसी में हम बात करते हैं किसके बारे में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। जिस तरह से अब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्या उसी तरह से हमारे टॉक्सिन्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस तरह से हमारे जो टॉक्सिन्स है, सबसे ज्यादा अमाउंट कितना होगा, इसको कितना मिलेगा टॉक्सिन, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। तो वही चीज अब हमें देखनी है कि किस तरह से टॉक्सिन की कंसंट्रेशन भी ट्रांसफर होती है। आप सपोज करिए इस प्रोड्यूसर के पास में सिर्फ 1 टॉक्सिन है, एक्स टॉक्सिन है, ठीक है। नेक्स्ट कंज्यूमर के पास में भी एक्स है। जब इसने इसको खाया, कंज्यूमर ने जब प्रोड्यूसर को खाया, देन इसके पास इसका एक टॉक्सिन एंड इसका, मतलब x प्लस एक्स, मतलब इस पे कितने हो गए, 2x टॉक्सिन्स इसके पास आ गए। देन अब इसने भी, सेकेंडरी कंज्यूमर ने किसको खाया, प्राइमरी को, देन 2x तो इसके पास थे, 2x है, और एक इसके पास सेल्फ का है, देन 3x। टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन भी फूड चेन के साथ में बढ़ता चला जाता है। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिन का कंसंट्रेशन किसके पास आया, टॉप कंज्यूमर के पास में, टॉप कंज्यूमर और कार्निवोर्स के पास में आया सबसे ज्यादा हमारा टॉक्सिन का कंसंट्रेशन। क्यों, जैसे जैसे अब उसने क्या करा, टॉक्सिन भी तो ट्रांसफर होगा, एक उसके पास सेल्फ का है, एक उसने अपने जब खाना खाया तो उसके टॉक्सिन भी है। तो उसी तरह से जब ये फूड चेन बढ़ती चली जाएगी, उसी तरह से सबसे ज्यादा टॉक्सिन का जो अमाउंट होगा वो किसके पास आएगा, हमारा किसके पास आएगा, टॉप कंज्यूमर के पास में आएगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सारे। इसी तरह से अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम की, किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है इको सिस्टम में, किस तरह से हो रहा है। अभी हमने इन सारी चीजों में बस एक ही चीज नोट करी है कि यूनि डायरेक्शनल हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जितना एनर्जी का फ्लो आगे जा रहा था उतना ही इधर भी आ रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, रिवर्स नहीं करती। फूड चेन का जो सिस्टम है वो सेम ही पैटर्न पे चल रहा है, एक दिन आगे एक आगे। चेन हमारी, हम समझ सकते हैं कि चेन का पैटर्न इसी तरह से चलेगा। अब यहाँ से कभी आपने चेन बनती हुई देखी है, नहीं, जोड़ के प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सबसे टॉप का जो हमारा आएगा वो कौन आएगा, प्रोड्यूसर। क्लियर, समझ में आई ये सारी चीजें, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें इंटरलिंक करके पढ़ाई है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि टॉक्सिन का कंसंट्रेशन भी आप देख सकते हैं कि बढ़ता ही चला जा रहा है, टॉप कंज्यूमर पे इतना था, इतना इतना इतना, तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी तरह से 10% लॉ में भी आपके पास में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 10% लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 10% लॉ एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है इन इकोसिस्टम में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ओनली अबाउट कितना दे रहा है आपको, 10%. The remaining loss due to broken down the respiration, digestion, मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं उन सब में ये चीजें हो रही हैं। Only 10% will
ट्रांसफर फर्दर। क्लियर हुई सारी चीजें अभी आपको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। ये मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करा था कि पॉन्ड को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक्वेरियम को पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एक्वेरियम क्या, पॉन्ड क्या है हमारा, नेचुरल इकोसिस्टम है, और एक्वेरियम क्या है हमारा, आर्टिफिशियल। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें तो प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इसको क्लीनिंग के लिए हेल्प पड़ती रहती है। अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे देन जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जितने भी डेड फिशेस होंगी, वो क्या प्रेजेंट इंक्रीज करने लगेंगी, अमोनिया बढ़ाने लगेंगी, जिसकी वजह से और सारे जितने भी फिशेस है वो क्या होंगी, मर जाएंगी। क्लियर। नेचुरल इकोसिस्टम बता दीजिए दो तरह का, कौन सा होता है, लेक एंड पॉन्ड्स का होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक फंक्शन कंपोनेंट्स का जब इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। ये आप सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं एक बार इस सॉल्यूशन को, जो मैंने अभी आपको बोला है सब कुछ एज इट इज वही सारी चीजें हैं। क्लियर, एक बार आप इसको रीड आउट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला था कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे एज इट इज क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? प्रोसेस ऑफ accumulation of non-degradable chemicals, pesticides into the body of an organism through the food chain which go increasing on the concentration at the each trophic level, की हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर टॉप कंज्यूमर। देन हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे भी फूड चेन का जो सीक्वेंस है हमारा बढ़ता चला जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हमारा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लिस्ट 2 रीजन टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकम्पोजर इज एसेंशियल इन इकोसिस्टम। मैंने अभी आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा। लिस्ट द 2 रीजन टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकम्पोजर, मतलब कोई भी रीजन बता दीजिए कि एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है डीकम्पोजर की। सबसे पहले ये क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उनको फीड करते हैं। क्लियर, एक बार इसको और देख लेते हैं, आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम। इफ देयर इज नो डीकम्पोजर, अगर डीकम्पोजर नहीं होंगे, then dead bodies of an plant and animal would keep laying such, and the elements constituting the plant and animal body would be never returned to their original pools like soil and जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर उनका जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं एंड देन ट्रांसफर इनटू द सॉइल को सारा का सारा ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे देन कभी भी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही नहीं अच्छे, सॉइल फर्टाइल अच्छी नहीं होगी। एंड क्या करते हैं कि सॉइल को फर्टाइल करते हैं, ये देखिए इसमें ये वर्डिंग भी आई है, सॉइल को फर्टाइल करते हैं बाय द प्रोवाइडिंग एंड रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स थस फॉर्मिंग द इंटरनल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। जब मैं पढ़ा रही थी मैंने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप इन चीजों के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्विक रिवीजन के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ PYQ ही देख लेंगे जो केल्विन ने लॉन्च करे हैं ओनली 10 रुपीज में, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। ऐप पर जाइए, जल्दी से टाइम वेस्ट करे बिना PYQ को खरीदिए और देखिए कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हर एक स्टूडेंट के लिए। व्हाट डज आर ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट इन अ फूड चेन? स्टेट द पोजीशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स एंड हर्बीवोर्स इन फूड चेन। अब आपसे क्वेश्चन घुमा दिया, उसने आपसे पोजीशन पूछ ली, किसकी? ऑटोट्रॉफ्स की। मैंने अभी आपको बोला था ना कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ऑटोट्रॉफ्स कौन है? हमारे प्रोड्यूसर ही तो है। एंड हर्बीवोर्स की पूछ रहा है अब आपसे इन द फूड चेन। हर्बीवोर्स कौन है? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, जो क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट्स को खा रहे हैं। ठीक है,
Trophic level represent the several hierarchical level of the food chain operating an ecosystem consisting of an organism sharing the same function in food chain and the same न्यूट्रिशन रिलेशनशिप टू द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या है? प्रोड्यूसर। मैंने जब आपको मार्क भी कराया था कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं इन अ फूड चेन। इन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दे फिक्स अप द स्टंट एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। इन्हीं का ही ये काम होता है, प्रोड्यूसर्स का ही, कि ये सन एनर्जी को यूज़ करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, देन खाना बनाते हैं उसकी हेल्प से एंड देन ट्रांसफ़र करते हैं आगे अपनी फूड चेन में। प्रोड्यूसर नहीं होंगे, खाना आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, सन की एनर्जी यूजेबल अमाउंट में यूज़ नहीं होगी। दे हैव ओनली कैपेबिलिटी टू यूज द सन एनर्जी इनटू यूजेबल एनर्जी। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन दे देगा, रैंडमली आपको ऑर्गेनिज्म दे दिए, देन आपसे बोलेगा कि आप इसको फूड चेन में ऑर्गेनाइज करिए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है हॉन्ग, रैंच, सीरियल प्लांट्स, गॉट, स्नेक एंड ह्यूमन बींग्स को आप फूड चेन में ट्रांसफर करिए इसको। देखिए किस तरह से होगा ये ट्रांसफर। नेक्स्ट इसमें एक पूछता है क्वेश्चन, स्टेट द पॉसिबल डिसएडवांटेज इफ द सीरियल प्लांट इज ग्रोइंग इन सॉइल रिच इन पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब यूजिंग द ऑर्गेनिज्म, इसी को ही पूछ रहा है, फूड चेन बनाइए, इसी से ही कह रहा है फूड वेब बनाइए। अब आप देख सकते हैं फूड चेन विच इज मोस्ट एडवांटेजेस फॉर द ह्यूमन बींग्स इज सीरियल प्लांट और ह्यूमन बींग। सबसे ज्यादा एडवांटेजेस क्या चीजें हैं? यही तो है। डिसएडवांटेज आपसे पूछ रहा है पेस्टिसाइड्स का, क्या है? पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं कि एक जगह से एक जगह पर तो रहते नहीं है कि यहीं पे बैठ गए, ये ट्रांसफर होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, location and they applied and the mobile in the environment and often move through water, air and soil। इन सारी चीजों के थ्रू ये खुद इन मीडियम्स के थ्रू ये क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। The problem with pesticides mobility is that when they travels, the pesticides come in contact with the other organism and can cause harm। जितनी भी चीज़ों, अब ये टॉक्सिन है, ये जितनी भी चीज़ों के पास में चलता चला जाएगा तो ये इतनी सारी चीज़ों को भी तो क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। ये जिससे भी मिलेगा उससे अफेक्ट करेगा। लाइक द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या हो रहा है? ट्रांसफर ही तो हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी अलग ही फूड चेन बना रहे हैं। ठीक है, इसके पास में एक वायरस है, इसने इसको ट्रांसफर करा, इस एक ने 2 को कर दिया, 2 ने 4 को कर दिया, 4 ने 5 को कर दिया। ठीक है, यही सारी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट आपसे उसने पूछा था फूड वेब बनाने के लिए। फूड वेब में हमें क्या ध्यान रखना है? प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, मतलब हार्बीवोर्स कौन है, कार्बीवोर्स कौन है, ओमनीवोर्स कौन है, देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना फूड वेब मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल मीन्स यहाँ पे हमेशा कौन प्रेजेंट होता है? कौन होता है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं? कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स किस में आएंगे? हमारे प्रोड्यूसर में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये अपना खाना क्या कर रहे हैं? सिंथेसाइज कर रहे हैं। हर्बीवोर्स किस में आएंगे? कंज्यूमर में। तो यही आएगी हमारे सेकेंड उसमें। क्लियर? इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा घुमाकर हमेशा। Next and the last topic in this chapter, which is how do our activities affect the environment, कि किस तरह से हमारी क्रियाएं, किस तरह से हमारे करे हुए काम, हमारे कारनामे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? अब आप देख सकते हैं इस इमेज से ही कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसके सामने। जैसा हम सभी को पता है कि हमारे जितने भी डेली रूटीन्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे पोल्यूशन, सबकी जड़ कौन है? हम ह्यूमन बींग्स, हम ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस अर्थ पे। अब जैसे सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ें हैं दो, वो आपको जो पढ़नी है वो क्या है? ओजोन डिप्लीशन के बारे में एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। डन? सबसे पहले अब हम कवर करेंगे अपना ओजोन डिप्लीशन।
ओजोन का मतलब क्या होता है? हम सभी लोग छोटे से सुनते आ रहे हैं ओजोन ओजोन, क्या है ये ओजोन? द ओजोन क्या होता है, लाइक जैसे अब मैं हूं, विंटर्स थी, कवर करने के लिए मैंने क्या करा, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए मैंने एक ब्लैंकेट से अपने आप को या शॉल से कवर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हमारी अर्थ ने, हमारी धरती माँ ने अपने आप को एक लेयर से कवर कर रखा है, सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्लियर? लाइक ये हमारी अर्थ है, लाइक ये हमारी अर्थ है, अब इसने अपने आप को एक कंबल से ढक रखा है जो सन से जितनी भी यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्या है? हमारी ओजोन। यही तो है हमारी ओजोन लेयर, जिससे हमारी धरती माँ ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। अब आप देख सकते हैं, जैसे हम बारिश में बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को अम्ब्रेला से कवर कर लेते हैं रेनफॉल की वजह से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है हमारा, उसी तरह से हमने अपने आप को, हमारी जो अर्थ है उसने अपने आप को कवर कर रखा है यूवी रेडिएशन से बचने के लिए इस ओजोन लेयर से। क्लियर? अब ये ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है ये तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं हम इसमें, जैसे जो हमारी अर्थ है उसमें क्या आ रहा है, ट्रोफो ओजोन स्ट्रैटो। अब इसमें क्या होता है, ट्रोफो के ऊपर ओजोन लेयर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको समझते हैं यहाँ पर। लाइक जो हमारा ओजोन है, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी ओजोन लेयर। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इतनी दूर जाके, जब हमारी सन रेस मतलब यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, जब हमारी यूवी रेडिएशंस आ रही हैं सन से, सन की यूवी रेडिएशंस में हमें सभी को पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में इन्होंने ब्रेक डाउन कर लिया एंड O+O बनाया। ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसी O से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ओजोन लेयर, ठीक है। इसी ने क्या बना दिया? ओजोन लेयर। ये जो ओजोन है, ये जो O3 है, O3 से हम ओजोन लेयर को डिनोट करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। इफ़ एनी हाउ ये हमारी अर्थ पर आ जाए, ये हमारी इस अर्थ पर आ जाए, देन सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या हो रहा है कि ये हमारी ओजोन लेयर, यहाँ से तो प्रोटेक्ट मिल रहा है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन मिल रहा है यूवी रेडिएशन से ओजोन के थ्रू, बट क्या हो रहा है, हम लोगों को चैन तो पड़ेगा नहीं कि भाई तू बचा कैसे है, ठीक है। आग लगाने की हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। इसी तरह से हमारी जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ सरफेस है, वहाँ से कुछ और गैसें भी रिलीज होने लग गई, जैसे CFCS। जितने भी हम कंपाउंड यूज करते हैं, कूलेंट कंपाउंड, जैसे AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारी चीज़ों से एक कंपाउंड एग्जिट निकलता है, वो क्या होता है हमारा? CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ज़्यादा हल्का अमाउंट होता है, कंपाउंड होता है। ये क्या करता है, किसी तरह से ये ऊपर अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है एंड रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहा है हमारी इस ओजोन लेयर से। एंड इसी की वजह से, इस O3 और CFCS के कॉम्बिनेशन की वजह से, इनके रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो थिनिंग, डिप्लीट होनी, जो ये ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होनी स्टार्ट हो गई है। डिप्लीशन का मतलब होता है थिनिंग। क्लियर? समझ में आया ओजोन क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सा कंपाउंड है जो हमारी अर्थ सरफेस से निकलता है और जो इस ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड एक और चीज, उस कंपाउंड का नाम भी आपसे पूछेगा कि वो कौन सा कंपाउंड है, उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको खड़े खड़े यहाँ पे 4 क्वेश्चन बता दिए कि किस तरह से इसी एक टॉपिक में से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर? अब इसमें आता है हमारा फॉर्मेशन पढ़ लिया, ओजोन पढ़ लिया, कहाँ प्रेजेंट है सब पढ़ लिया। अब इसका
अर्थ पर हमारी इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर हमारी अर्थ पर इसी तरह से ये ओजोन डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाए, ओजोन लेयर डिप्लीट होनी मतलब थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाए, देन क्या होगा। 1980s के अराउंड क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने ऑब्जर्व करा, साइंटिस्ट ने हमारे, कि ओजोन का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया है। देन उन्होंने एक कमेटी बनाई, UNEOP मतलब यूनियन नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके अकॉर्डिंग एक हमारी क्या बनाई थी, हमारी कमेटी बनाई गई। उसमें क्या हुआ, सारी डेवलपिंग कंट्रीज को बोल दिया गया, एग्रीमेंट साइन करा लिया गया कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंट्रीज क्या करेंगी, इस तरह के कंपाउंड का यूज कम करेंगे जो CFCs क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि अगर ओजोन का डिप्लीशन होगा देन क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है। सन की इतनी हार्मफुल रेज अगर हमारे पास में आएंगी देन स्किन कैंसर हो जाएगा, ह्यूमन प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अफेक्ट करेंगी। इसी वजह से इस चीज़ को जनरेट करना, डिक्रीज करना बहुत ज़्यादा क्या था, ज़रूरी था। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का नाम भी पूछेगा आपसे, क्या हुई थी उसमें, क्या बात हुई थी, उस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं इफेक्ट क्या क्या पढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ पे कौन से इफेक्ट पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग विल डायरेक्टली कंपोज द हार्मफुल UV रेडिएशन ऑफ द सन ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन के डिप्लीशन की वजह से अगर ह्यूमन बींग्स को सन की UV रे मिल गई then might result the serious health issue among the human beings such as skin diseases, cancer, sunburn, cataract, ये सारी चीज़ें उसको फेस करने पड़ेगी। एंड एनिमल्स में क्या होता है कि उनकी भी स्किन पे, उनको भी आई कैंसर एंड बहुत सारी उनकी ग्रोथ पे भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब जैसे इसी बात से आप सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोली थी कि अगर मैं ठंड में ब्लैंकेट ही ना ओढ़ूं देन क्या होगा, मैं तो ठंड के मारे मरी जाऊंगी। उसी तरह से अगर हमारी अर्थ अब उस प्रोटेक्शन को नहीं करेगी देन बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लाइक स्किन कैंसर, हेल्थ है, कैटरेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करेंगी। इवन हमारे को भी, ह्यूमन बींग्स को भी कर रही हैं, एनवायरनमेंट को भी कर रही हैं, मेरीन लाइफ को भी कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टॉप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 101% आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है कि किस तरह से इम्पैक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारी आई पे करने वाली हैं, स्किन पे करने वाली हैं, प्लांट्स पे करने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट का कलर चेंज हो गया, किस तरह से हमारी पिगमेंट बदलती चली गई। ठीक है, तो हमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये सन के सामने आप देखिए, ये धूप लेनी थी ज़्यादा तो इनकी स्किन डैमेज हो गई क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा UV रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लिया है इनकी स्किन ने। तो आप देख सकते हैं कि सनबर्न हो गया है। इसी तरह से अगर हमारी सन को हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करा गया UV रेडिएशन से देन यही सब कुछ हमारे साथ भी होने वाला है। क्लियर, ये थे सारी चीज़ें जो हमारी ओजोन लेयर के बारे में थी, उसका फॉर्मेशन, प्रेजेंट कहाँ पर होती है, क्या क्या चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती है, किस तरह से इम्पेक्ट करती है। लास्ट चीज़ें, अब हमें जब सारी जड़ पता है बीमारी की तो उसका सॉल्यूशन भी तो पता होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये चीज़ें क्यों बोली जाती हैं, क्यों बोली जाती हैं, तो हम बचाव किस तरह से कर सकते हैं अब हमें वो देखना है। हमें क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं नेचुरल मेथड को हमें यूज़ करना है, हमें वो चीज़ें कम करनी है जिससे हमारी ओजोन लेयर को खतरा महसूस हो रहा है, जिससे हमारी ओजोन डिप्लीट हो रही है, उस चीज़ को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है या कम से कम यूज़ करने की कोशिश करनी है कि हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कवर, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है, अब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो कुछ तो हमारा भी फर्ज है ना कि हम भी उसके लिए कुछ करें। क्लियर, देन मैक्सिमम यूज ऑफ द व्हीकल्स द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज देन लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज ओजोन डिप्लीशन। जितने ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितनी सारी चीज़ें जनरेट होंगी, जितने केमिकल्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं।
लाइक देन इसमें द यूज ऑफ व्हीकल शुड बी मिनिमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल। जितना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम यूज करेंगे, देन अगर हम अपने कन्वीनियंस के थ्रू जाते चले जाएंगे, देन हमारा क्या होने वाला है, पोल्यूशन बढ़ता चला जाए। यूज इको फ्रेंडली, जितनी चीजें हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी हैं, फ्रेंडली हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इसमें वर्ड यूज करा है इको फ्रेंडली। जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं वो चीजें हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करनी है। लाइक केमिकल का जो भी चीजें हैं, जैसे जो क्लोरीन और ब्रोमीन का रिलीज कर रही है, उनको ढूंढना है और उनको क्या करना है, ये क्या कर रही है, हमारी अफेक्ट कर रही है ओजोन लेयर को। तो इनका यूज, इन प्रोडक्ट का यूज हमें क्या करना है, कम करना है। क्लियर। नेक्स्ट अब जो हमारे इसमें पढ़ने वाले थे हम, क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेस्ट मैनेजमेंट। की हम जो हमारे घर से जितना भी कूड़ा कचरा जनरेट हो रहा है, जितनी भी सारी चीजें जनरेट हो रही हैं, उसको अब हम कैसे कम कर सकते हैं, किस तरह से स्कीम निकालेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे उस वेस्ट को, वो हमें पढ़ना है इस पॉइंट में। क्लियर। सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें किस तरह से हम अपने जितना भी घर का कूड़ा कचरा है उसको किस तरह से डिस्कार्ड करना है, डिस्ट्रॉय करना है, प्रोसेस करना है, रिसाइकिल करना है एंड रीयूज करना है। ये सारी चीजें अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अब हम यही पढ़ ले कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन नहीं है आपका, टाइप्स ऑफ वेस्टेज। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, क्वेश्चन। व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्वेश्चन। ये सारी चीजें क्या है आपकी, क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे सीबीएसई। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो बायो लिखा हुआ है उससे हम समझ सकते हैं मतलब हमारे बायोलॉजी, मतलब हमारी जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो रिलेटेड क्या होंगी, हमारी बायो। इसमें वर्ड आपको क्या दिख रहा है, नॉन, मतलब ये कुछ खतरा महसूस करा रही है हमको, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज मटेरियल व्हिच कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो चीजें नेचुरली डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिकम्पोज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो क्या है, हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड जो चीजें हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो क्या है, जो हमारे नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके थ्रू डिकम्पोज नहीं हो रही एंड मैन्युअली वी नीड टू डिकम्पोज देम। वो भी प्रोसेस बहुत लंबा है, उसको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर। क्लियर दिस टू थिंग्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप देख सकते हैं हम कहीं पर भी जाते हैं, मॉल्स जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें बहुत ब्यूटीफुल से डस्टबिन नजर आ रहे हैं, हमें बहुत सुंदर सुंदर डस्टबिन नजर आ रहे हैं, येलो कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। ये सारी चीज क्यों मिल रही है भाई, गवर्नमेंट ने क्या सजाने के लिए रखा है, नहीं, इन्हें यूज करने के लिए रखा है, ताकि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जो चीजें नेचुरली डिकम्पोज हो जाती हैं, उनको एक डस्टबिन में थ्रू आउट करें एंड जो चीजें नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो रही हैं उनको एक सेपरेट डस्टबिन में डिकम्पोज करें, ताकि ये सेपरेशन ईजिली हो जाए एंड जब डिकम्पोजन का प्रोसेस हो देन दोनों ही चीजें अपने अपने लेवल पे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए। इसी वजह से आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए सेपरेट डस्टबिन मिलेंगे। लाइक ई वेस्ट के लिए आपको क्या मिलता है, ई वेस्ट के लिए क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है आपको ऑरेंज डस्टबिन, एंड आपको प्लास्टिक के लिए मिल रहा है येलो, आपको पेपर के लिए मिल रहा है क्या, पेपर के लिए मिल रहा है ब्लू, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के डस्टबिन मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा कष्ट करिए, ये सुंदरता को थोड़ा सा और बढ़ाइए, अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाइए, नेचुरल ब्यूटी को, हमारी नेचर की इनहेंस करिए विद द हेल्प द यूजिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल कलर ऑफ डस्टबिन। इन सारे कलरों का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा कष्ट दीजिए, थोड़ा सा अपना डस्ट थ्रू आउट करने से पहले चेक कर लीजिए कि आपका वेस्ट किस तरह का है, देन थ्रू आउट करिए उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी
ये छोटे छोटे से स्टेप्स ही हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है देन ये सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने चाहिए। अवेयरनेस सबके लिए है, एक जने के लिए नहीं है। कोई भी एक सिंगल पर्सन पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड फ्री नहीं कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। किस तरह से अब हमें वेस्ट को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। लाइक हमारा अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला जो डिकम्पोजर्स के थ्रू हमारा वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल लाइक कंपोजिटिंग करते हैं उसकी। हम क्या करते हैं, कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में क्या करते हैं, एक हम जमीन के अंदर गड्ढा करते हैं जिसमें हमने मिट्टी एंड सारा हमारा इसमें डिकम्पोजर के थ्रू वेस्ट लाइक द ऑरेंज पील, फ्रूट पील, ठीक है, ऑरेंज पील हो गया मतलब फ्रूट पील, या हमारा वेजिटेबल पील को हमने इसमें कर दिया ऐड। देन क्या हुआ, जब डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ था, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था पहले डिकम्पोजर का, तब हमने एक माउस को देखा था जो डिकम्पोज होके सारे मिनरलाइजर किस में कलेक्ट कर रहा है, सॉइल में वापस दे रहा। उसी तरह से ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, सॉइल को सारे इनके मिनरल्स को प्रोवाइड कर रही हैं, सॉइल को भी फर्टाइल कर रही हैं एंड क्या कर रही हैं, ये डिकम्पोज भी हो रही है। दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग सेकेंड आता है हमारा। लैंड फिलिंग क्या होता है, जब हम अपने वेस्ट को एक ऐसी जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं जहाँ पर या तो जहाँ की जो सॉइल है वो बिल्कुल फर्टाइल ना हो, या उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो, या कुछ इस तरह की सॉइल हो जिसको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं इन फ्यूचर, या हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे दूर होती है, उस तरह की जगह को, उस जगह पे हम क्या करते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं। आपने देखे होंगे कि घर घर के मतलब एरियाज के अकॉर्डिंग मिलती हैं ये सारी जगह, कि आपको हर जगह का एक बड़ा सा डस्टबिन का वो मिलेगा, लैंड फिलिंग का एरिया, जहाँ पे आप अपना सारा वेस्ट वहाँ पे जाके जमा कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है इनक्रिएशन। इनक्रिएशन में आपका क्या होता है कि जितना भी वेस्ट है जो ना डिकम्पोज हुआ है ना लैंड फिलिंग में गया, उसको सारा बर्न आउट कर देते हैं। जिसको हमने बर्न कर दिया 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन गया, वो ऐश में ट्रांसफर हो गया, मतलब राख में ट्रांसफर हो गया। ये पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है, बट जितना भी वेस्ट है उसको ख़त्म कर देता है। रिसाइकलिंग का प्रोसेस वो होता है जो वेस्ट है लाइक हमारा, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं मैन्युअली। फैक्ट्रीज में जब जो प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, इको फ्रेंडली चीज़ों को, उसमें हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। जो वेस्ट हमारा, जिसको हमें लगता है कि हाँ हम इसको कुछ ना कुछ कर सकते, करके केमिकली या मैनुअली इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी तरह की चीज़ों में, उसको क्या बोलते हैं, हम रिसाइकलिंग का प्रोसेस। एंड एक और चीज़ आती है जो है हमारी रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, लाइक हमारे पास में जो बॉक्सेस आते हैं या हमारा ग्लास का जो जितना मटेरियल आता है जिसमें आपको बाहर से सॉसेस वगैरह, जैम्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं, अपने घर में किसी और काम में ला सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रीयूज और रीस्टोर। क्लियर। ये सारे मोड्स हैं हमारे किसके, वेस्ट डिस्पोजल के। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें आपको एग्जैक्टली डिफाइन प्रॉपर वे में यहाँ पे मिल रही हैं। इसको एक बार ज़रूर रीड आउट करिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से मुझे एग्जैक्टली आंसर करना है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनेगा, मेथड बताइए वेस्ट डिस्पोजल के। क्लियर। कंपोजिटिंग पूछ लेगा, इनक्रिएशन पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, रीयूज़ की। थोड़ा सा कष्ट करिए, रीयूज़ करने की कोशिश करिए। एक्सपेक्ट कि अगर आप दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे नए प्रोडक्ट को यूज़ करने की जगह उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। इसी तरह से अगर हम नहीं करेंगे और वेस्ट जनरेट करते चले जाएंगे, देन हमारी अर्थ इसी तरह से एक दिन हेल्प लेके खड़ी हो जाएगी कि भाई मेरे को बचा लो कोई। क्लियर। तो हमारे पास में यही ऑप्शन है कि हम अवेयर हो जाएं इन सारी चीज़ों से। अब ये था हमारा चैप्टर आर एनवायरनमेंट। अब इससे रिलेटेड जितने भी मोस्टली क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिली हैं। एंड
एंड अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं देन PYQ का पैकेज ज़रूर लीजिएगा। उसमें आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में मिली हुई है। क्लियर? अब इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ हम करेंगे, तो देख लेते हैं कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे इस टॉपिक में रिलेटेडली मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है एंड आपसे जनरली भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपकी कॉलोनी में इस तरह के लोग हैं, वो ऐसे कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप उनको अवेयर करिए कि आप किस तरह से मेथड आप उनको बताइए कि किस तरह से आप वेस्ट को क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। जनरल वे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ठीक है, एंड कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं सर, राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट। इफेक्ट्स बताइए कि प्लास्टिक बैग क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, एंड क्या है ये, डिकम्पोजर के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट बता दीजिए। अगर आप प्लास्टिक बैग, अगर सपोज करिए आपसे जनरली इसी पे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके जो पड़ोसी हैं वो हमेशा प्लास्टिक बैग लेके जाते हैं सामान लेने के लिए, अब आप उन्हें कोई मेथड बता दीजिए जिसकी वजह से वो प्लास्टिक बैग का यूज कम करें, उसके मिसयूज बता दीजिए या उसके डिसएडवांटेज बता दीजिए, एंड आपको एडवांटेज बताने हैं उस चीज के जो वो इसके फर्दर यूज ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं जूट बैग्स या क्लॉथ बैग, जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल हो जाते हैं, इजीली ले सकते हैं आप उसको। क्लियर? इस तरह के आपको चीजें देनी है। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा पेशेंट रख के क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे देन आंसर करेंगे उसका। क्लियर? लिस्ट एनी 2 प्रैक्टिस दैट कैन बी फॉलो टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर होम। कोई भी 2 चीजें बता दीजिए जिस तरह से आप अपने वेस्ट को, जो आपके घर में वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको आप क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था प्लास्टिक बैग्स को किस तरह से कर सकते हैं आप, किसमें प्लास्टिक बैग्स के आपको मिसयूज बताने, देन उसकी जगह आप बता सकते हैं कि आप क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जूट बैग्स एंड क्लोथ्स, सही बिल्कुल एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको इसका, ठीक है। इस तरह से आपको इनके एडवांटेजेस भी बोलने। अगर आप ये समझिए ना, सिंपल सी बात है, हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर ऐसे करना है, लाइक अगर हमें कोई भी चीज़ों को क्या करना है, उसको बस ये समझाएंगे कि ये मत कर, तो वो कहेगा क्यों नहीं करूं, मैं तो करूंगा। अगर हम उसको यूज और उसके मिसयूज दोनों चीजें बताएंगे देन वो अवेयर होगा कि अच्छा ये करने से ये होता है और ये करने से ये होता है, देन ही तो वो उस चीज को अडेप्ट करेगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो चीजें होते हुए देख रहा है अपने सामने देन उसको अवेयर करे। अवेयरनेस जितनी आप में होगी, जितनी आप बांटेंगे, उतना ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं इसी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर क्या होती है, इसकी प्रोटेक्शन क्या होती है। इन द स्कूल असेंबली ऑन एनवायरनमेंट डे पर आपको बताना है, एक डिबेट बतानी है कि ओजोन लेयर क्या है। हमने पढ़ लिया ओजोन लेयर क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्या प्रोटेक्शन कर दी है ये बताना है आपको, ठीक है। इसी तरह से ये बता रहा है, लिस्ट 2 ways that you would street your talk to bring in awareness among your fellow friends and would help also the protection of ozone layer as well as environment। अब आपको सॉल्यूशन भी देना है कि किस तरह से आप अपनी ओजोन को बचा सकते हैं, तो आप उनको अवेयर करेंगे। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उतने उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो जानना चाहता है कि किस तरह से आप अवेयर करेंगे फर्दर एंड आप कैसे एनवायरनमेंट के प्रति एक्टिव हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है इसका आंसर। ओजोन लेयर के आपको बाद में बताना है कि ओजोन लेयर क्या होती है, और फिर आपको ये बताना है कि अच्छा ये कंपाउंड होते हैं जो ओजोन लेयर को अफेक्ट करते हैं, देन ये सारी चीजें होती हैं जो उसको अफेक्ट करती है, और हम ये कर सकते हैं जिससे हम उसको प्रोटेक्ट करें। आपको यूज, मिसयूज और सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ मिलती है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये रहा, सारी चीजें अभी आपको डिटेल में पढ़ाई थी। नेक्स्ट हमारा आता है फिर से ओजोन डिप्लीशन के कॉजेस क्या होते हैं,
मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाले ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा था, जो मैंने कंटेंट कराया है क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसी वजह से मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाले थे। राइट वन नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन ऑफ फ्यू सोसाइटी। कोई भी एक गलत इम्पैक्ट बता दीजिए किस तरह से पड़ता है। फ्यू एनवायरमेंट्स लीड टू द एक्सप्लोइटेशन एंड द ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई भी चीज़ें आप ओवर यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज को अगर आप ओवर यूज़ करेंगे, देन क्या होने वाला है कि इम्बैलेंस क्रिएट होगा। आपकी जो फर्दर जनरेशन आएगी उसको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि हम तो सब कुछ यूज़ करके ख़त्म कर दी। इसीलिए बोलते हैं सेविंग्स, तो सेविंग ही करनी है हमें अपने एनवायरनमेंट की। क्लियर? जनरल क्वेश्चन पूछेगा आपसे बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेटेड। फंक्शन बताना है, पता है हम सबको। What happen when the higher energy UV radiations act on the higher level of atmosphere? Same UV radiation क्या करता है, क्या करता है, ओजोन हमारा हेल्प करता है। फिर इसी तरह से टू डिस्कार्ड द हाउस होल्ड वेस्ट वी शुड हैव टू सेपरेट डस्टबिन। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने अभी आपको ये टॉपिक्स पढ़ाते हुए बहुत अच्छे से समझाए थे। अब ये था हमारा चैप्टर जो बिल्कुल हो गया है खत्म विद द PYQs। अगर आपको इस चैप्टर के सारे PYQs मार्किंग स्कीम वाइज, टॉपिक स्कीम वाइज एंड द वीडियो एक्सप्लेनेशन पे, जैसे मैंने अभी आपको खड़े होकर यहाँ पे ये सारा चैप्टर पढ़ाया उसी तरह से आपको सारे PYQs वेल एक्सप्लेन मिलने वाले हैं। जल्दी से जाइए एंड बाय कर लीजिए अपने PYQs एंड फिर से मिलिए। इस एनवायरनमेंट को सेव करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरनमेंट को जैसा हम ट्रांसफर करेंगे फर्दर वैसा ही मिलेगा, जितना हम प्रोटेक्ट करेंगे उतना हम अच्छा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारा, अवेयरनेस। तो हमें क्या करना है, अवेयर होना है एंड अवेयर करना है अपने एनवायरनमेंट के प्रति। तो जल्दी से जाइए, अवेयर करिए और सबसे पहले जाके PYQs बाय करिए ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन में हेल्पफुल हो सके एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो जब तक के लिए मिलते हैं फिर से, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।